हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 9 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2 इसके बारे में हम देख रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या स्थिति थी उसके बारे में हमने देखा। जो डिफरेंट नेशंस हैं, वॉर का जो मार उन्होंने झेला था, उसके बाद जो क्या क्या बदलाव आए थे उनकी कंट्री में उसके बारे में हम देख रहे थे। तो कंजर्वेटिव जो मूवमेंट था और फैसिज्म था जो इटली में भी चल रहा था, ब्रिटेन में भी चल रहा था, तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें जो देख ली थी। अब उसके बाद जो है हमको आगे बढ़ते हुए जर्मनी और नाजिज्म के बारे में देखना है। तो नाजी पार्टी किसकी पार्टी थी? हिटलर की पार्टी थी। हिटलर के बारे में हमने क्लास 9 में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी को क्या कहा जाता है? नाजी पार्टी। ये पावर में कब आई? जर्मनी में 1934 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ एडॉल्फ हिटलर की लीडरशिप में। द पार्टी हैड बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द लोअर मिडिल क्लास बिटवीन 1929 टू 1934। तो 1929 से 34 के बीच में ये जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, पॉपुलर हुई। किनके बीच में? लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बीच में। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलरिटी। फर्स्ट, द जर्मन पीपल वेयर एंग्री एंड अपसेट बाय द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्साइलेस ट्रीटी एंड वॉर रिपरेशन दे वे फोर्स्ड टू पे एवरी ईयर टू द विक्टोरियस नेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि जो ये जो नाजी पार्टी थी उसकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि जो वर्साइलेस ट्रीटी थी उसमें ह्यूमिलेट किया गया था, जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था। जर्मनी के बहुत सारी टेरिटरीज उनसे छीन ली गई थी और उनको वॉर में होने वाला जो नुकसान है, रिपरेशन मतलब नुकसान है, वो अदर कंट्रीज जो है, जो विक्टोरियस नेशंस थे, जो जीत चुके थे, उनको देना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा था। देयर सेल्फ रेस्पेक्ट was wanted, so they were looking for a leader who could revive their national pride. Second, the country was severely affected by the Great Depression from 1929 to 33, with industrial production falling by more than 50% and unemployment rising rapidly. ये तो सबसे पहला रीजन तो इसका वर्साइलेस ट्रीटी था। उसके बाद जो है जो ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ओके, यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट की भी बात की गई है। तो ये जो वर्साइलेस ट्रीटी है जिससे इससे जर्मन लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत आहत हुआ था, बहुत धक्का लगा था उनको, और उनको एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनके नेशन का जो नेशनल प्राइड है, ठीक है, उसको उजागर कर सके, फिर से उसको उनको वापस दिला सके, उनके जो नेशन का जो प्राइड है, घमंड है, गुरूर है, उसको वापस दिला सके। और सेकेंड, उस समय जो कंट्री है, जैसे कि हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इससे पहले वाले सेक्शन में देखा था, तो कंट्रीज में पूरा विश्व जो है ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था 1929 से 33 के बीच में। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया था? नियरली पूरा हाफ हो गया था, 50% हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हद तक बढ़ते जा रही थी। पीपल स्पेशली द मिडिल क्लास वेयर इन डिस्ट्रेस। तो इसलिए जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या थे? बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट नाजी पार्टी ब्लेम Jews and other countries for trouble the German people were facing. Its popularity thus grew rapidly after 1929. It emerged as the largest party in 1932 election. तो जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट नाजी पार्टी थी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट नाजी पार्टी मतलब ये नेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगी करके ऐसे लोगों के मन में इन्होंने अपनी छवि बना के रखी थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो जूस थे, ठीक है, यदूही बोलते हैं हिंदी में, उनको ब्लेम किया, उनके ऊपर थोपा कि उनके गलती के कारण ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके कारण जो है जर्मनी जो है, बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनके कारण जो जर्मन पीपल जो है उनको इतना हाथ झेलना पड़ा। तो इनकी पॉपुलरिटी जो है इसलिए रैपिडली जो 1929 के बाद बढ़ने लगी, और इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 1932 का जो इलेक्शन हुआ उसमें सबसे प्रसिद्ध पार्टी या फिर विजेता पार्टी यही हुई। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी वे आर ऑल्सो गेनिंग पॉपुलरिटी एंड वे आर एडवोकेटिंग फंडामेंटल सोशल चेंज जस्ट लाइक इन रशिया। और इसी समय में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज भी बन के आई जो कि पॉपुलरिटी गेन कर रही थी। और ये क्या बोल रहे थे कि जैसे चेंजेस, सोशल चेंजेस जो रशिया में आए हैं वैसे चेंजेस हमको भी लाने की ज़रूरत है। बट दे कुड नॉट जॉइन हैंड्स टू अपोज हिटलर बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन वो हिटलर के साथ हाथ मिला के आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सोच में
में डिफरेंसेस थे, मतभेद थे उसके कारण। तो हिटलर जो है एड्रेसिंग अ रैली, ही वाज एन इम्प्रेसिव स्पीकर हु कुड रोज हिज ऑडियंस। तो हिटलर जो है एक रैली को एड्रेस कर रहे हैं और इनका जो स्पीच होता था वो इतना पावरफुल होता था कि जो उनके ऑडियंस है वो उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाती थी। इस तरीके का उनका बात करने का, उनका समझाने का, स्पीच देने का तरीका था। So Hitler forged an alliance with the industrialist, landowner and other elite classes. He was appointed Chancellor of Germany by the German President Hindenburg, who was worried by the prospect of the communist revolution and spread of left-wing ideology. तो हिटलर ने धोखाधड़ी किया, ठीक है, मतलब धोखाधड़ी करके बहुत सारे अलाइंसेस, ठीक है, अलाइंसेस वो किए इंडस्ट्रीज के साथ, लैंड ओनर्स के साथ और जो भी बड़े बड़े रईस लोगों के साथ, और उनको फिर क्या है जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया गया जो जर्मन प्रेसिडेंट थे हिंडरबर्ग उनके द्वारा। और हिंडरबर्ग किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा था, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज है वो बढ़ती जा रही थी। तो प्रोपेगेंडा हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाजीज प्रोटेस्ट टू पावर। इन हिज स्पीचेस हिटलर वर्क टू मेक कंट्री जर्मन अ पावरफुल नेशन, अपोज द इनजस्टिस ऑफ वर्सलाइसिस ट्रीटी एंड रिस्टोर द लॉस्ट ओनर ऑफ जर्मन पीपल। तो प्रोपेगेंडा क्या था, मुद्दा क्या था कि जो मुद्दा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था कि नाजी पावर कैसे, मतलब जो मुद्दा जो इन्होंने उठाया नाजी पार्टी ने, ठीक है, ताकि वो पावर में आ सके। तो क्या क्या मुद्दा था, तो उनके स्पीचेस में, ठीक है, जो भी हिटलर स्पीच देता था उसमें वो हमेशा जर्मन को एक पावरफुल नेशन बनाने की बात करता था। वो जो इनजस्टिस हुआ वर्सलाइसिस ट्रीटी की उसके बारे में बात करता था। लोगों का जो गुरूर है, ऑनर है, सेल्फ रिस्पेक्ट है जो लॉस्ट हो गया है उसको वापस दिलाने का बात करता था। ही असर्ट द नेशन दैट ही विल रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्री जर्मनी फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और वो लोगों को अश्योर करता था कि कर रहा था कि उनका जो नेशन है उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है और जर्मन जो अदर फॉरेन कंट्रीज के हाथ में है, जो जर्मनी का जो पार्ट है जो अदर फॉरेन कंट्रीज के हाथ में है उसको वहां से छुड़ा के ले आएगा अपने टेरिटरी में वापस। ही प्रोक्लेम द जर्मन आयरन रेस टू बी द मोस्ट सुपीरियर इन द वर्ल्ड एंड ब्लेम जूइस फॉर द कंट्रीज प्रॉब्लम। तो इसलिए उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया मतलब क्या घोषित कर दिया कि जर्मन का जो आर्यन रेस है, जो जूइश पीपल है, जो जर्मन का जो आर्यन रेस है वो सबसे सुपीरियर है। मतलब जो हिटलर का जो रेस था आर्यन रेस वो सबसे सुपीरियर है और जो जूइश पीपल है वो लोग खराब लोग हैं, और उनको ही ब्लेम किया कि कंट्री में जितनी प्रॉब्लम्स है वो जूइश के कारण ही हो रही है। ही क्लेम दैट जूइश पीपल वेयर द ओनर ऑफ ऑल मेजर इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स एंड वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग लेफ्ट विंग आइडियाज एंड फॉर बीइंग पीपल अनएम्प्लॉयड। और उन्होंने ये भी घोषित किया कि जूइश पीपल जो है उन्हीं के पास मेजर इंडस्ट्रीज और बैंक थे और वही रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने जो लेफ्ट विंग का जो आइडियाज है उसको फैलाया है कंट्री में और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के गड्ढे में ढकेल दिया है। तो हिटलर स्पीचेस एंड नाजी पार्टी प्रोपेगेंडा incited people to mass hysteria. Many Jewish and opposition parties faced mob fury during this time and were executed in large numbers. तो हिटलर के जो स्पीच थे और नाजी पार्टी के जो प्रोपेगेंडा था उनका यही था कि लोगों को वो उकसाए। मास हिस्टीरिया मतलब लोगों को उकसाना कि कैसे ये जो जूइश पीपल हैं वो लोग बहुत बेकार हैं, उनके कारण ही सब हुआ। तो बहुत सारे जो जो जूइश हैं और जो ओपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस समय मुसीबत फेस्ड मॉब फ्यूरी, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ा और बहुत ज़्यादा सारे लोगों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। एग्जीक्यूट मतलब मार दिया गया बहुत सारी संख्या में। वंस ही एक्वायर्ड पावर हिटलर बैन डेमोक्रेटिक ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। और जैसे ही वो पावर में आया, सत्ता में आया, हिटलर ने क्या किया, जितनी भी डेमोक्रेटिक ग्रुप्स है और इंस्टीट्यूशन है उसको बैन कर दिया। ही ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिस्ट लीडर्स ब्लेमिंग देम for the fire that broke out in Riksdag building जर्मन पार्लियामेंट इन फरवरी 1933। और उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर किया जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स हैं उनको वो अरेस्ट करने का, और ये भी ब्लेम किया कि जो भी फायर आग लग गई थी इस बिल्डिंग में, रिक्सटैग बिल्डिंग में, वो जो जर्मन पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग था फरवरी 1933 में, वो
इनके कारण ही हुआ है, ये जो कम्युनिस्ट लीडर्स के कारण ही हुआ है। सिटीजन्स राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया अंडर द फायर डिक्री ऑफ रिच प्रेसिडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड स्टेट एंड दे रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एंटायर टेंचर ऑफ नाजी पार्टी। और उन्होंने जो लोगों को राइट्स मिले थे, सिटीजन्स को राइट मिले थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया, खारिज कर दिया, और वो सस्पेंड थे जब तक नाजी पार्टी सत्ता में थी। और मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट पास हुआ। अंडर दिस लेजिस्लेशन हिटलर डिसॉल्व द असेंबली टू गेन टोटल अथॉरिटी रनिंग द गवर्नमेंट बाय पासिंग ऑर्डिनेंस। और मार्च 1933 में उन्होंने एनेबलिंग एक्ट पास किया, और इसके तहत उसने क्या किया, जितनी भी असेंबलीज थी उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, कि टोटल जो अथॉरिटी है वो उनकी नाजी पार्टी की ही हो, और जितने भी गवर्नमेंट में ऑर्डिनल पास होते हैं वो उनके थ्रू ही हो। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस पे बैन, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ट्रेड यूनियंस है, सबको बैन कर दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी ही एक सिंगल पार्टी थी पूरी जर्मनी में, और जो भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इसके थे वो, और बाकी और जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबको उन्होंने बैन कर दिया। द पार्टी एंड स्टेट टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो ये जो पार्टी और जो स्टेट है उसने पूरा कंट्रोल करके रखा, किसको, अर्थव्यवस्था को भी, मीडिया को भी, आर्मी को भी और जुडिशरी को भी। तो सारा चीज नाजी पार्टी के हाथ में था। तो स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड्स वेयर फॉर्म टू पेट्रोल द एंटायर कंट्री एंड ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजीज। तो स्पेशल स्क्वाड्स बनाए गए, स्क्वाड्स मतलब सिक्योरिटी स्क्वाड्स मतलब ग्रुप्स बनाए गए उसमें जो ग्रुप्स बनाए गए उसमें ये लोग क्या करते थे, पूरी कंट्री में पेट्रोलिंग करते थे। पेट्रोलिंग मतलब घूम घूम के देखते थे कि कोई भी कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बना रहा है, कोई नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। यूनिट सच एज एसएस, क्राइम कंट्रोल पुलिस, गेस्टॉप, secret state police, SSD, security service were given unbridled unconstitutional power. So ये जो स्पेशल ग्रुप्स हैं उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मतलब अनब्रिडल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर मतलब तुमको जहाँ पे लग रहा है कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तुम उसको वहीं पे मार दो, कोई उसके लिए कोई न्याय करने की, कोई कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कोई कोर्ट कचहरी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एंटायर जर्मन सोसाइटी वाज सब्जेक्टेड टू नासिफिकेशन विद द पार्टी यूजिंग आर्म्ड फोर्स टू डिस्ट्रॉय एंटी नाजी ग्रुप। तो पूरा एंटायर जो जर्मन सोसाइटी था वो क्या था, नाजिफिकेशन के अंदर था। तो ये जो पार्टी थी ये क्या करना, ये क्या था इसके अंदर, जितनी भी एंटी नाजी ग्रुप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। In 1933, many concentration camps were set up in which thousands of political opponents were imprisoned and often put to death. The number of people who declared traitors and sentenced to death rose to around 30,000 by 1939. तो 1933 में concentration camp बनाए गए। concentration camps मतलब एक जगह बनाई गई, एक जगह सेटअप किया गया जहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट जो भी नाजी पार्टी को अपोज करते थे और जो जूइश पीपल है उनको वहां ले जाकर क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, रख दिया जाता था, और ऑफन जो है उनको एट लास्ट डेथ की सजा ही दी जाती थी। तो इस तरीके से जितने भी डिक्लेयर ट्रेटर्स मतलब जो विरोध करने वाले जो लोग हैं ना, मतलब विद्रोही बोल सकते हैं हम, है ना, तो इनको किसकी सजा दे दी जाती थी, फांसी की सजा ही दी जाती थी। तो इस तरीके से करते करते 30,000 लोग जो है मारे जा चुके थे 1939 के तहत। उसके बाद एक पिक्चर दी गई है, द कवर ऑफ नाजी वुमेन्स मैगजीन, व्हाट पार्टी आइडल्स फॉर मेन एंड वुमेन डज द इलस्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, यहाँ बच्चे को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे पीछे में जो ये तलवार। तो स्टेट एंड सोसाइटी अंडर नाजी रूल, तो नाजी रूल के अंदर स्टेट और सोसाइटी का कैसे रूल चल रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आर्मी अंडर द नाजी गवर्नमेंट वी आर लॉयल टू हिटलर नॉट टू जर्मन नेशन। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, आर्मी थी जो नाजी गवर्नमेंट के अंदर, वो जर्मन नेशन के लिए लॉयल नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर के लिए लॉयल थी। इट वाज कंपल्सरी फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू बिकम मेंबर ऑफ द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द नाजी पार्टी। ऑल केस इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल क्राइम्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू नाजी कंट्रोल पीपल्स कोर्ट, एनेबलिंग द नाजी गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ऑल द पॉलिटिकल ऑपोजिशन सो कॉल्ड लीगल मीन्स। तो यहाँ पे जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये नाजी गवर्नमेंट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर के लिए काम करती थी। तो कंपलसरी था जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको नाजी का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करना, और जितने भी केसेस होते थे, जो भी पॉलिटिकल क्राइम हो रहा है वो ट्रांसफर कर दिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट से। नाजी का जो कंट्रोल कोर्ट्स हैं पीपल के, जो नाजी जो जिस कोर्ट्स को वो कर रहा था, और वहाँ पे वही सजा होती थी कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, जो भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन में है, उनको लीगल मीन्स से कहीं ना कहीं सजा दे दी जाए। लेबलिंग द इकोनॉमी एज इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी, द गवर्नमेंट
focus on heavy industry, in particularly the arm industry. अब लेबलिंग कर दिया कि भाई हम एक वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट फोकस का सिर्फ फोकस किस में था कि वो हेवी इंडस्ट्रीज जैसे कि हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगी। प्रोहिबिशंस थे, विरोध लगा दिए गए कोई भी पॉलिटिकल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कि ऑर्गेनाइजिंग लेबर जो है वो बिल्कुल बैन था। ऑल द वर्कर्स वेर एनरोल्ड इन नाजी लेबर यूनियंस विच वेयर द पार्टी प्रोपेगेंडा यूनिट्स रेदर देन द लेबर यूनियंस। तो जितने भी लेबर्स हैं उनको किस में एनरोल किया गया कि आप किसको ज्वाइन करना है, नाजी लेबर यूनियन को ज्वाइन करना है। और ये जो पार्टी प्रोपेगेंडा था कोई लेबर यूनियन तरीके का तो कोई चीज़ नहीं था। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, द नोज ऑफ जूइस वेयर कर्व लाइक फिगर 6। ओके, तो ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो नोज ऑफ जो जूइस है वो कैसे कर्व्ड है, कर्व्ड लाइक फिगर 6, एंड व्हाट द जर्मन चिल्ड्रन आर taught in a class, they are taught to distinguish themselves from the Jewish by the shape of their nose. So see, उस समय क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है भाई, ये तो हंसी का पात्र है कि मतलब ये पढ़ाया जा रहा है कि नाक से हम कैसे पता चले कि हम जूइश हैं कि आर्यन रेस के हैं। तो The Nazi government sought to ensure employment for all under its job creation program. Extensive road construction, arm manufacture, production of Volkswagen car were among the main component ऑफ दिस प्रोग्राम। तो नाजी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कहा था कि वो इंश्योर करेंगे कि सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब क्रिएशन प्रोग्राम उन्होंने चलाए, रोड कंस्ट्रक्शंस कराए, आर्म्स का मैन्युफैक्चर चालू कर दिया, और खासकर उन्होंने वॉक्सन की जो कार आती है उस पर ध्यान दिया। जर्मन वॉज एबल टू इमर्ज आउट ऑफ द डिप्रेशन बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, बट सिंस द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द वॉर, द इकोनॉमिक कुड ओनली ग्रो इन वॉर सिचुएशन। तो जर्मन वॉज एबल क्या था, एबल का था कि वो जो इस डिप्रेशन था, एक डिप्रेशन के जो दौर से जो गुजर रहा था उससे वो उभर पा रहा था इन सारे एफर्ट्स के कारण। लेकिन जो फोकस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, वॉर के पर्पस के लिए था। तो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ तभी ग्रो कर सकती थी जब वॉर की सिचुएशन आ पाए। तो नाजी पार्टी प्रोपगेटेड अ नैरो पैट्रिकल perspective of society in which women were expected to stay at home and were glorified for bearing children to prone Aryan stock। तो नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या था, मुद्दा क्या था, वो क्या चाहती थी कि जो सोसाइटी है वो पैट्रिकल सोसाइटी, और पैट्रिकल सोसाइटी मतलब जहाँ पे सिर्फ मेंस का रोल हो, वुमेन्स का कोई रोल ना हो। तो वुमेन्स को ये ऐसे एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो घर पे रहे, ठीक है, घर पे रह के जो है घर का की साज सज्जा बढ़ाए और बच्चों को बढ़ा करे, और बच्चे भी वो जो आर्यन स्टॉक के हों। द गवर्नमेंट लिमिटेड वुमेन्स एनरोलमेंट इन यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 10% टू प्रीवियस 37%। तो वुमेन्स को पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं थी, तो उनका एनरोलमेंट कितना कर दिया, 37% से जो यूनिवर्सिटी में थे 10% कर दिया। इट बैन ऑल एंटी नाजी आर्ट, लिटरेचर, एक्सरसाइज, टोटल कंट्रोल ओवर ऑल मीडिया कम्युनिकेशन। तो इन्होंने जितनी भी नाजी आर्ट्स, लिटरेचर सबको बैन कर दिया। एंटी नाजी जो भी काम होता था एंटी नाजी मतलब जो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको पूरा बैन कर दिया, और पूरा कंट्रोल था इनका मीडिया कम्युनिकेशन में। तो नाजी मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम टू ग्लोरीफाइंग जर्मन हिस्ट्री एंड एम्फासिस रेसिज्म इन द साइंस। दे ऑल्सो रिमूव्ड ऑल जूइश फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ। तो नाजी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में भी लेके आए, जो कि हम पिक्चर में भी देखने के लिए मिल रहा है कि आप कैसे नो से डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन जूइश है और कौन आर्यन रेस का है। तो इन्होंने क्या एम्फेसिस किया, सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म पे ज़्यादा एम्फेसिस किया, और जितने भी जूइश थे जो टीचिंग स्टाफ में उसको उन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट सेक्शन में हमको देखना है द होलोकास्ट, द मस्कायर ऑफ जूइश एंड अदर्स। तो होलोकास्ट एक ड्यूरेशन था जहाँ पे जो जूइश है उनको बहुत ज़्यादा हद तक मार दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी